दिस इज पार्ट 2 ऑफ माई वेट मैनेजमेंट वीडियो। पार्ट 1 में वेट मैनेजमेंट वीडियो की पार्ट 1 में हमने बात करी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एट रिस्क हैं वेट गेन के। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेट गेन के रीजंस क्या हैं, किन कंडीशंस में वेट गेन होता है या ओबेसिटी होती है। और हम ये भी पता करेंगे कि इस वेट गेन को, एक्सेस वेट गेन को कैसे कंट्रोल करना है और वेट मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं, हम उन्हें कैसे सस्टेन कर सकते हैं और दोबारा वेट गेन ना हो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन शीतल चंदेल। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। अपनी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ आपको एक दूसरे YouTube चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद या सुनने के बाद आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जहाँ कहीं मैंने कुछ मिस कर दिया या मैं कुछ समझाने में इफ़ेक्टिवली आपको कोई मैसेज देने में अगर सक्षम नहीं हुई, तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कहीं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सरल भाषा में बनाई गई है। तो वो वीडियो है साइंटिफिक हेल्थ बाय धीरेन्द्र सिंह। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि वेट गेन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सिंस मेरे पढ़ने का जो मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम था, तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं इजी वे में कम्युनिकेट कर सकूँ आप लोगों के साथ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे टर्म्स हैं जो मैं हिंदी में जानती नहीं हूँ या जिनको मैंने हिंदी में पढ़ा नहीं है, तो मैं बहुत सारी जगह पे कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि उसको सिंपल भाषा में आपको समझा सकूँ। फिर भी आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें वेट कंट्रोल के बारे में वीडियो है बाय धीरेन्द्र सिंह। चैनल नेम इज़ साइंटिफिक हेल्थ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आज की वीडियो है वेट मैनेजमेंट पार्ट 2। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेट गेन के सबसे पहले रीजंस क्या हैं। अनलेस एंड अनटिल हमको रीजन पता होगा कि वेट गेन क्यों हो रहा है, उसके पीछे की साइंस क्या है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो हम ब्लाइंडली कुछ भी करेंगे वो हमें फ़ायदा नहीं देगा। क्रैश डाइट्स आप करके या वेट लॉस प्रोग्राम्स जितने भी आजकल इंटरनेट पर या लोग आपको बताते हैं, इफ़ यू आर कमिंग अक्रॉस सर्टेन टाइप्स ऑफ वेट लॉस प्रोग्राम्स जो दावा करते हैं इस बात का कि आपको 10 डेज़ में, 15 डेज़ में इतना केजीज वेट लॉस हो जाएगा, और हो भी जाता है। तो देर आर मैनी पीपल जिन्होंने अचीव किया है उतना वेट लॉस, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग क्रैश डाइट्स के थ्रू या कोई भी ऐसा वेट लॉस प्रोग्राम जो इमीडिएट इफेक्ट तो दिखाता है, वेट लॉस होता है, ड्रास्टिक वेट लॉस, लेकिन उसके रेपरकशंस, लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ, क्या ऐसा बुरा असर शरीर पर पड़ता है, ऐसा क्या होता है अंदर जो आपको आगे के लिए नुकसान दे सकता है। तो मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो मेरी पूरी एंड तक देखें, कुछ मिस ना करें बीच में, सो दैट आपको समझ में आए कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या चूज करना है। अब हम जल्दी से देखते हैं कि वेट गेन के कारण क्या हैं, किन कारणों की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल वेट गेन होता है। तो अगर मैं बात करूं हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो वेट गेन का एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी हुई, ऊपर नीचे उनका लेवल हुआ, तो भी आपको वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं। तो किस तरह के हार्मोनल चेंजेस, जैसे सबसे पहला थायराइड इनसफिशिएंसी। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, स्पेशली इस केस में अगर हम वेट गेन की बात करते हैं, तो इस केस में हाइपोथायरॉयडिज्म, जिन लोगों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है, इनसफिशिएंट अमाउंट्स में, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो हमारी थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, अगर उस हार्मोन की प्रोडक्शन में कमी हो गई तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक स्टेट होती है, उस केस में भी वेट गेन होता है, स्पेशली फीमेल्स में देखा जाता है। सेकेंड आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बॉडी, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इस हार्मोन को, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियास सिक्रीट करते हैं जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट वाला मील खाते हैं, तो ये हार्मोन को हमारे सेल्स रेजिस्ट कर रहे हैं।
अब सेल्स उसको लेना नहीं चाह रहे, नहीं लेंगे तो बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में भी वेट गेन होता है। देन थर्ड, एस्ट्रोजन डोमिनेंस। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो फीमेल्स में भी प्रोड्यूस होता है और मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन डोमिनेंट, जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है मेल्स या फीमेल्स में, जब उसका लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर जाता है तो वो बॉडी में फैट स्टोर करता है। तो जनरली जो भी आपका ये एब्डोमेन और हिप एरिया जो होता है, जो सेंट्रल एरिया होता है बॉडी का, उस केस में वहाँ पर फैट स्टोर होता है, तो एस्ट्रोजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वेट गेन के लिए। देन आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेट्स, जिसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में ही गड़बड़ी है। किसका मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का। हम कुछ भी खाते हैं, जो भी हम आहार या भोजन खाते हैं, वो एक पाथवे से गुजरता है, तो शरीर में उसका ब्रेकडाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो, हालांकि बहुत साइंटिफिक है, मैं उतना ज़्यादा क्लिनिकल अंदर जाऊंगी नहीं, तो सिंपल वे में समझाऊँ, जो भी हम भोजन खाते हैं वो शरीर में अंदर जाके टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब एक क्लस्टर ऑफ अ ग्रुप ऑफ आपके क्या बोलते हैं, बीमारियां बोलोगे आप उसे, कि जिसमें गड़बड़ी हो जाती है, डिसऑर्डर्स होते हैं तो मेटाबॉलिज्म में, दैट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसमें भी आपको वेट गेन के चांसेस रहते हैं। देन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी। अगर आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो भी आपको वेट गेन के चांसेस होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली जो आपकी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो रिलीज करती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कॉर्टिसोल का एक्सेस। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है, तो ये नेचुरली प्रोड्यूस होता रहता है जब भी हमारी बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस से गुजरती है, बी इट अ फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे इमोशनल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, तो थोड़ा बहुत कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का। लेकिन अगर वो कॉर्टिसोल नेचुरल लेवल से, अपने जो सेट लेवल से अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है या इंक्रीज होता है तो एक्सेस हो जाता है उसका, तो कॉर्टिसोल भी, इंक्रीजिंग कॉर्टिसोल लेवल्स ऑल्सो लीड टू फैट स्टोरेज। हमारे एडिपोज टिश्यूज में, फैट सेल्स में फैट स्टोर होने लग जाता है। एंड फाइनली लेप्टिन का रेजिस्टेंस। लेप्टिन एक हार्मोन है जो हमारे फैट के स्टोरेज को इंक्रीज करता है। बेसिकली ये लेप्टिन क्या करता है, ये ब्रेन को एक सिग्नल देता है, ये एक तरह का हार्मोन है जो ब्रेन को फुलनेस का सिग्नल देता है कि नाउ अब पेट भर गया है, स्टॉप ईटिंग, अब खाना बंद कर दिया जाए। तो अब मतलब एक फुलनेस की फीलिंग आती है, सैशिएटी। अगर लेप्टिन का रेजिस्टेंस हो रहा है तो लेप्टिन प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन वो सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहा ब्रेन को किसी भी एरर की वजह से, तो ब्रेन रीड नहीं कर पा रहा एंड यू कीप ऑन ईटिंग। आप खाते रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि कब स्टॉप करना है, पेट भर चुका है, नहीं भरा है, या क्रेविंग्स होती हैं बहुत खाने की, तो आप ज़्यादातर फ्राइड फूड की क्रेविंग्स होती हैं, शुगरी फूड आइटम्स की क्रेविंग्स होती हैं। तो क्रेविंग्स को एक्चुअली ये जो हार्मोन है ये रेगुलेट करता है। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस होने लगे, बॉडी इसको रेजिस्ट करने लगे इस हार्मोन को, तो वो सिग्नल ही नहीं भेजेगी ब्रेन को, और ब्रेन इनकेपेबल हो जाएगा रीड करने के लिए, कि फुलनेस की फीलिंग आएगी ही नहीं आपको। अब हमने वो कुछ रीजंस देखे थे जिसमें हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं वेट गेन में, तो वो काफ़ी हद तक क्लिनिकल हो जाता है और उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, और उसको पहले अपने हार्मोन्स को ठीक करने की ज़रूरत है। पहले हम अपने हार्मोन्स को ट्रैक पर लेकर आएँ, उसके लिए आपको कुछ मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ेगी, अपने डॉक्टर से मिलिए हार्मोन्स को करेक्ट करने के लिए, और अगर नहीं तो आप अपनी थोड़ी सी दिनचर्या को मॉडिफाई कीजिए, आगे पीछे करके देखिए, कि उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आप कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वंस यू हैव रिकॉग्नाइज्ड, आप जब पहचान चुके हैं कि गलती कहाँ पर हो रही है, क्या वो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है या फिर कोई और रीज़न है। तो अगर हार्मोन का कोई रोल नहीं है आपके वेट गेन में, एवरीथिंग इज फाइन, आपने अपने टेस्ट कराए हैं, सब कुछ ठीक है, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो आता है दैट इज सेडेंट्री बिहेवियर, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जैसा कि सभी जानते हैं, ये होता है कि जिसमें आपका फिजिकल वर्क या फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है और बैठकर काम ज़्यादा हो रहा है।
काम हो रहा है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे बैठे हो रहा है, तो आपकी कैलोरीज कम बर्न हो रही हैं, तो वो भी एक रीजन है आपके वेट गेन का। तो वेट गेन कब होगा? जब आप कैलोरी का इंटेक, फूड इंटेक या हाई कैलोरी इंटेक तो हो रहा है लेकिन जितना प्रोपोर्शन में आप खा रहे हैं उतना खर्च नहीं कर रहे हैं, द कैलोरीज आर नॉट बीइंग बर्नड ऑफ, तो बर्न नहीं हो रही हैं कैलोरीज आपकी, तो वो सेडेंट्री बिहेवियर। सो दिस इज वन थिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेट मैनेजमेंट के फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, वेट मैनेजमेंट के लिए आप सोच रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं, तो आपके जो गोल्स होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ठीक है, रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। आइडियलिस्टिक भी एक बार को ना हो चलेगा, लेकिन गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि हम कहते तो हैं कि ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी है, इसी को फॉलो करना है, बट 100% हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं रास्ते में कुछ मिस हो जाता है, कुछ छूट जाता है और वो चेन ब्रेक हो जाती है। तो गोल ऐसा बनाइए, छोटा हो, अचीवेबल हो और रियलिस्टिक हो। तो यहाँ पे अपने गोल को डिफाइन करने से पहले या किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने या फॉलो करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेट लॉस की या वेट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस क्या हैं। अगर आप अपनी गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपने लिए या अपने परिवार के किसी भी इंसान के लिए, तो वो आपको काफ़ी लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। तो यहाँ मैं आज की मेरी ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे, आप खुद ही सेल्फ इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप अपना एनालिसिस खुद कर पाएंगे, कि आप अपना एनालिसिस इन द सेंस कि अभी आप फिलहाल आपका वेट गेन का रीजन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फिगर आउट कर पाएंगे। सेकेंडली, आपका करंट स्टेटस क्या है, फूड इंटेक आपका कितना है और एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, क्या आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रपोर्शन में है आपके फूड इंटेक के। अगर प्रपोर्शन में नहीं है तो वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो पूरी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है अपने ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पता करेंगे कि वेट लॉस की या वेट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस क्या हैं। कुछ सबसे पहली गाइडलाइन कि जो आपका वेट लॉस होना चाहिए उसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। उसकी रिकमेंडेशन है 0.5 kg, मतलब 500 ग्राम्स आपका वेट पर वीक में, एक हफ्ते में 500 ग्राम्स लूज होना चाहिए। तो वेट लॉस जर्नी ग्रेजुअल होनी चाहिए, ड्रास्टिक नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुअल वेट लॉस विल लीड टू अ सस्टेन्ड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप धीरे धीरे वेट लूज करेंगे तो वो जल्दी वापस आएगा नहीं, और अगर आप ड्रास्टिक वेट लूज करते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि वो दोबारा आपका, फिर आप जहां से आपने स्टार्ट किया था आप वापस वहीं पर आ जाएंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट गाइडलाइन? 0.5 kg पर वीक आपका वेट लॉस होना चाहिए, और ये सस्टेन होना चाहिए ओवर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक आपका 5 kg पर वीक अगर आप लूज करते हैं, ये आपका एक रेकमेंडेड वेट लॉस है, 500 ग्राम्स पर वीक। सो वन इज दिस थिंग। सेकेंड इज कि जो मैंने अपने आइडियल बॉडी वेट की बात करी थी वीडियो 1 में, पार्ट 1 में, आइडियल बॉडी वेट क्या था कि जो आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में है, हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, ये जो आइडियल बॉडी वेट आपका आता है, तो इससे इसका आप 10% ऐड कर दीजिए वेट लॉस में अगर आपका फ्रेम बड़ा है, इफ़ यू हैव अ बिग फ्रेम, और अगर स्मॉल फ्रेम है तो उसमें से 10% माइनस कर दीजिए, -10% फॉर स्मॉल फ्रेम एंड +10% फॉर बिग फ्रेम। अब ये स्मॉल फ्रेम और बिग फ्रेम क्या होता है? ये जो था आइडियल बॉडी वेट हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, ये मीडियम फ्रेम के लिए था। मीडियम फ्रेम के लोग जिनकी एक एवरेज हाइट होती है, लाइक 5'2" इज द एवरेज हाइट, इंडियन एवरेज हाइट, तो 5'2" की हाइट वाले लोगों को, और वो बहुत लाइक मीडियम फ्रेम, उनका शरीर बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत स्मॉल फ्रेम है, हाइट 5'2" से कम है और स्टाउट बॉडी है, प्लम्प है, एंड बिग फ्रेम होता है जो टॉल एंड
मतलब हट्टा कट्टा जिसको शरीर कहते हैं, गठा हुआ शरीर, हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें आप 10% और ऐड कर दीजिए। IBW का 10% उसमें और ऐड कर दीजिए। उतना वेट लॉस आपका ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उतना वेट लूज करना है आपको पर वीक। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हम तो वही 2 रोटी खाते हैं जो पहले खाते थे, अब भी वही खाते हैं, फिर भी वेट गेन होता जा रहा है। या मैं पूरे दिन भर में सिर्फ 1 रोटी खाती हूँ और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाती, बाहर का कुछ खाना नहीं, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं, कुछ भी, फिर भी वेट गेन हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि पहले जो आप खाते थे, अगर आप आज से 10, 15, 20 साल पहले की भी बात कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर आप जो खाते थे वो उतना खर्च होता था, बिकॉज उस टाइम एनर्जी डिमांड्स थी। विद एज आपकी एनर्जी डिमांड्स डिक्लाइन होने लगती है, शरीर को उतनी ज़रूरत नहीं होती है, उतनी एक्सेस कैलोरी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एज के साथ आपने काम करना तो कम हो गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ गए हैं। भाई जितना आप 15-20 साल पहले अपने यंगहुड में थे, तो जितनी बॉडी उस टाइम एक्टिव थी, अगर आप 15-20 ईयर्स बैक बात करें, तो उतनी बॉडी अगर आप इसको ध्यान से देखें और एनालाइज करें तो आप उतने एक्टिव नहीं हैं। तो जब आप उतने एक्टिव नहीं हैं, उतना एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, तो उतना इनटेक क्यों हो रहा है? सो दैट नीड्स टू बी मॉडिफाइड। इनटेक आपने उतना ही रखा, लेकिन एनर्जी खर्च नहीं हो पा रही है, तो वो सब स्टोर ही हो रहा है। तो ये भी एक कारण है। देन सेकेंडली, फीमेल्स अगर इस बात की शिकायत करती हैं कि वेट गेन हो रहा है, डाइट उतनी है, हमने डाइट भी इंक्रीज़ नहीं करी, तो मैंने जैसा कि बताया अपनी इस वीडियो में कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी फीमेल्स में, मोस्टली फीमेल्स ज़्यादा एट रिस्क हैं इस पर, तो उनका वेट गेन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। तो इन बातों का, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर सेडेंटरी बिहेवियर है आपका, तो इनटेक जो भी आप खा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर कैलोरीज ज़्यादा लेंगे और खर्च नहीं करेंगे तो वो स्टोर होगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि हम तो कुछ भी घी नहीं खाते हैं, एक्सेस फैट नहीं खाते, फ्राइड फूड्स नहीं खाते, फिर भी वेट गेन हो रहा है, सिंपल रोटी चावल दाल सब्जियाँ यही सब खा के, या दूध छाछ दही यही सब खा के भी वेट गेन हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक बात समझिए कि जो आप कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं ना, जो आपका स्टेपल है, रोटी चावल या जो भी आप मिलेट्स, तो एक्सेस में अगर कार्बोहाइड्रेट भी खाया जा रहा है वो भी फैट में ही कन्वर्ट होता है। तो बॉडी क्या करती है, जब भी आपकी डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट का इनटेक ज़्यादा लिया, तो वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। जितनी ज़रूरत थी एनर्जी प्रोड्यूस करने की बॉडी को, उतना कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज हो गया एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर में। जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट था वो लिवर में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब जब भी शरीर को दोबारा एनर्जी की ज़रूरत है, स्टारवेशन के केस में, तो या फास्टिंग जब आप करते हैं, तो वो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वहाँ से निकाल के एनर्जी रिलीज़ की जाती है बॉडी में। लेकिन वहाँ ग्लाइकोजन के स्टोर्स भी, ग्लाइकोजन वाला लिवर के जितने स्टोर्स हैं वो सब फुल हो गए, उसके बाद भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट बच गया, वो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपके फैट सेल्स में स्टोर होने लग जाता है। एंड व्हेन फैट सेल्स आर आल्सो फुल, द फैट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग, वो एक्यूमुलेट होता रहता है और फिर दैट लीड्स टू वेट गेन, और फिर धीरे धीरे इंसान ओबेसिटी में चला जाता है। ओबेसिटी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो जनरल पॉपुलेशन के लिए है जो वेट गेन से परेशान है, तो वो क्या करें। तो पहले इसके पीछे की साइंस को समझिए। अगर आप फैटी फूड नहीं भी खा रहे हैं, फ्राइड फूड नहीं भी खा रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस है, तो वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आपका फैट में ही कन्वर्ट होगा एट द एंड ऑफ द डे। आइए गाइडलाइंस दोबारा से देखते हैं। तो पहली गाइडलाइन, जैसा कि मैंने बताया, आपका गोल क्या होना चाहिए कि एक हफ्ते में 500 ग्राम, आधा केजी वेट लूज करना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा सेफ नहीं माना जाता, इट इज़ डेंजरस लेवल। अब देखते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि आपको पूरे दिन भर की, अगर आप 2 टाइम खाना खाते हैं या 3 टाइम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और बीच में 1-2 स्नैक्स हो जाते हैं आपके इन बिटवीन मील्स, तो सबको मिलाकर आपका पर डे की कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, तो वो आपके वेट पे डिपेंड करेगा। अभी आपका वेट कितना है, सपोज आपका वेट 50 kg है, मैं 50 kg एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ,
तो अगर आपका 50 kg है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है एज पर गाइडलाइंस, 20 किलो कैलोरी पर डे, पर केजी पर डे। मीन्स अगर आप 50 kg हैं तो 50 इंटू 20, 1000 किलो कैलोरीज पर डे। ठीक है, ये आपका वेट लॉस के केस में। लेकिन यहां पर मैं बताऊंगी कि 1000 किलो कैलोरी पर डे की जो ये आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, लेकिन दिस इज नॉट अ सेफ लेवल। तो 1200 किलो कैलोरीज पर डे फीमेल्स के लिए और 1400 किलो कैलोरीज पर डे मेल्स के लिए। इससे नीचे की डाइट्स प्रिस्क्राइब नहीं की जाती बिकॉज दे आर नॉट सेफ। अगर आप इससे कम, इतनी कैलोरीज से कम की डाइट, 1200 से कम फीमेल्स के लिए और 1400 किलो कैलोरीज से कम मेल्स के लिए अगर आप अपनी डाइट ले रहे हैं पर डे की, सो इट इज नॉट एट ऑल सेफ। वो शरीर में एकदम तूफान लेकर आ जाएगी, कितनी सारी डेफिशिएंसीज होने लग जाएंगी आपको, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। सो इट इज नॉट सेफ। तो अगर मैं एक 70 kg का बंदा लेती हूँ, उसकी 20 किलो कैलोरीज, तो ये हो गया 1400 किलो कैलोरीज पर डे। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप 50 kg के हो, अपने हाइट के अकॉर्डिंग आपका आइडियल बॉडी वेट ज्यादा है, 2, 4, 5 किलो ज्यादा है, तो आप अपनी 20 की बजाय 25 किलो कैलोरीज पर डे कर सकते हैं। यू हैव टू इंक्रीज योर कैलोरीज। लेकिन वो जो आप कैलोरी इंक्रीज कर रहे हैं वो डिफरेंट फूड सोर्सेज जो हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सबसे कैलोरीज मिलती है ना। तो इन सबको आपको लाइक कंपेयर करके आप इंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत वाइजली माइंडफुल ईटिंग इसी को कहते हैं, कि आपको सब कुछ देखते हुए कि मैं कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना प्रोटीन लेना है, वो आपको सोच के एक वाइज डिसीजन होना चाहिए, वो अपनी डाइट में आप इंक्लूड करेंगे। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट थी थ्रू आउट द डे। प्रोटीन कितना होना चाहिए, 0.8 से 1 ग्राम पर केजी। तो अगर आप 50 kg के हैं, मैं 1 ग्राम पर केजी, तो 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे आपको खाना है। आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, चाहे दाल खाइए या कोई भी आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज अगर लेते हैं तो लीन प्रोटीन कोई भी लेते हैं, फिश लेते हैं, लेग्यूम्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, लेंटिल्स खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी प्रोटीन होता है। तो ऐसा नहीं है, जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं उसमें भी प्रोटीन है। आपका वीट और राइस में भी प्रोटीन होता है, मात्रा थोड़ी कम होती है बट प्रोटीन होता है। तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप कहाँ से कौन से सोर्सेज ऐसे ले रहे हैं। तो आपका प्रोटीन होना चाहिए 0.8 से 1 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। और फैट शुड बी लेस देन 30% ऑफ टोटल कैलोरीज। 30% से कम, वैसे रेकमेंडेशन 20 to 25% की ही है, बट 30% से कम, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका फैट। इस फैट में सैचुरेटेड फैट और मूफा पूफा दोनों आते हैं। बेसिकली सैचुरेटेड फैट पे ज्यादा फोकस है। सैचुरेटेड फैट मतलब जो आपका घी, वनस्पति, इन चीजों में होता है, उसका ध्यान रखना है। ट्रांस फैट टोटली कट डाउन करना है, आपको खाना ही नहीं है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड में बेसिकली पानी की बात यहाँ की जाएगी, तो पानी आपको इंक्रीज करना है 35 मिलीलीटर्स पर केजी पर डे। तो अगर आप 50 kg के हैं तो 50 इंटू 35 आप कर लीजिए, जो भी आता है आपका आई थिंक 1750 आएगा। तो 1.7 लीटर्स, 1750 मिलीलीटर्स, दैट मीन्स 1.7 लीटर्स थ्रू आउट द डे आपको पानी पीना है। अगर आप 50 kg के हैं तो आपको उतना वाटर इंटेक आपका होना चाहिए। पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी अगर शरीर में, तो वेट गेन की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम रहेगी। ओके, नाउ अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वेट गेन क्यों होता है, तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो वेट गेन इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में सरप्लस एनर्जी है। इतनी एनर्जी है कि वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, तो वो स्टोर होगी फैट सेल्स में, वो स्टोर होगी एक्सेस एनर्जी। अगर वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है तो सरप्लस एनर्जी मीन्स पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे इट इज समथिंग गुड, इट इज समथिंग गुड अगर उसको एक दूसरे एंगल से देखा जाए, लेकिन वो अननेसेसरली इतनी एनर्जी बॉडी में सिर्फ स्टोर करना और वो फैट सेल्स में स्टोर हो जाती है, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो जो सिंपल सा फंडा है वेट लॉस का, दैट इज अपनी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट कीजिए।
जब भी आप अपनी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करने लग जाएंगे, या जब ये नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम आपका वेट धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस अचीव कैसे होता है? जो भी आप खा रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कि खर्च किया जाए। अगर वक्त ऐसा है जब आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जैसे रात के टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा एक लेजर वॉक के लिए जा सकते हैं, एक स्ट्रोल के लिए जा सकते हैं खाना खाने के बाद, तो रात में फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो आपको रात का डिनर बहुत लाइट रखना है, ये आप सब जानते हैं कि या तो लाइट रखिए। बहुत से लोग स्किप कर देते हैं डिनर, तो यहाँ मैं डिनर स्किप करने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप डिनर स्किप कर देते हैं तो वो बहुत लंबा फास्टिंग आवर्स आपके सुबह तक के लिए हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी मेरी एक वीडियो बनेगी, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो आप बहुत हल्का डिनर कर सकते हैं जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स मत लीजिए, कोई भी एक छोटा मोटा प्रोटीन का सोर्स हल्का फुल्का, या फिर सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो रात में रिकमेंडेड नहीं होते हैं कि आप आफ्टर सनसेट फ्रूट्स खाएं। आप वेजिटेबल्स या सूप्स, सैलड्स, ब्रॉथ, कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाकर खा सकते हैं जो बहुत हल्की हों, जो आपके लिए इजीली डाइजेस्टिबल हो, आप वो खा सकते हैं। सो आई विल नॉट रेकमेंड स्किपिंग डिनर ऑल्सो, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपना डिनर प्रीपोन कर दीजिए, थोड़ा जल्दी खा लीजिए। सनसेट के बाद आप अगर 7-7:30 PM तक भी अपना डिनर कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सो दैट आप जब तक सोने के लिए जाते हैं तो काफ़ी टाइम होता है, जो भी आप खा रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत सोने से पहले हल्का फुल्का इधर उधर मूवमेंट कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करना बॉडी में, इट विल स्टार्ट इट विल किक इन योर वेट लॉस जर्नी। वहां से आपका जैसे ही नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट होगा, धीरे धीरे जो स्टोर्ड फैट है बॉडी में, अब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई मिल नहीं रही है जो कि मेन सोर्स है एनर्जी का। जब कार्बोहाइड्रेट आपने कट डाउन कर दिया, डिनर में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप अपने ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट मत खाइए। बहुत सारी डाइट्स होती हैं, जैसे कीटोजेनिक डाइट है, ये कार्बोहाइड्रेट लो कार्ब डाइट इसको बोलते हैं, और हाई फैट डाइट। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लेते अपनी डाइट में, दैट इज़ नॉट सेफ। कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज़रूर इंक्लूड करने हैं, उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए और उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दीजिए। मीन्स क्वांटिटी कम, पोर्शन कंट्रोल बोलते हैं क्वांटिटी कम करने को। जहां आप 4 रोटी खाते हैं वहां आप 2 रोटी खाइए, और उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दीजिए। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मैदा यूज़ करते हैं, या बिना चोकर का आटा, अगर आप गेहूं का आटा खाते हैं उसमें चोकर नहीं है तो वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो आप चोकर वाली रोटी खाते हैं तो 2 रोटी भी अगर आप खाएंगे वो इक्विवेलेंट टू आपकी 4 चपातीज होगी, 4 रोटी के बराबर होगी। तो पोर्शन कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये बहुत ज़रूरी है। मिलेट्स इंक्लूड कर सकते हैं आपके ब्रेकफास्ट में। तो कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप मत कीजिए, वो एक काफ़ी अच्छा एक मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपकी मील्स में फर्स्ट मील ऑफ द डे में ज़रूर होना चाहिए, जो कि आपके ब्रेन को भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो इट इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज। लेकिन आप डिनर में कार्बोहाइड्रेट स्किप कर दीजिए, क्योंकि रात में या सनसेट के बाद आपको उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप वेजिटेबल्स का कुछ भी, कोई भी साइड डिश बना के खा सकते हैं, सूप्स पी सकते हैं, या आप हल्का फुल्का प्रोटीन ले सकते हैं, कोई पतला सा चीला बना के खा सकते हैं, मूंग दाल चीला बना के खा सकते हैं, सिर्फ 1 कटोरी दाल ही लेके बॉइल्ड दाल पी सकते हैं या खा सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग। सैम्पल मेनू भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक सैम्पल मेनू कैसा होना चाहिए। मिनिमम 1400 या 1500 to 1600 किलो कैलोरीज का सैम्पल मेनू कैसा होता है, दैट विल गिव यू एन आइडिया। वो आपको एक आइडिया देगा कि आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अपने खाने में। तो अगर आपने नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट कर लिया अपनी बॉडी में, दैट मीन्स आपकी वेट लॉस जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा वही बात बोलूंगी कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस तो क्रैश डाइट्स भी करवाती हैं, लेकिन वो इतना नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है बॉडी में कि आपके नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वही हैम्पर होने लग जाते हैं। उसका कहीं ना कहीं ऐसा इफेक्ट, बैड इफेक्ट आता है कि वो आपके जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम पे इफेक्ट आने लग जाता है, आपके ऑर्गन सिस्टम्स अफेक्ट होने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना, हमें उतनी एनर्जी देनी है शरीर को कि नॉर्मल प्रोसेसेस जैसे हमारा रेस्पिरेशन, सांस अच्छे से चलती रहे,
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज अच्छे से होता रहे, नॉर्मल डाइजेशन होता रहे, ठीक है, बॉडी में अपना हार्ट बीट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा अच्छा रहे, तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस शरीर के वो चलते रहे, उतनी एनर्जी देते रहना है। लेकिन उससे ज़्यादा एक्सेस एनर्जी हमें नहीं देनी है अनलेस एंड अनटिल हम किसी कोई मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमारी हैवी है। अगर हम हैवी वर्कर हैं तब हमें अकॉर्डिंगली अपना मेनू प्लान करना है। मेनू प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं तो आपका 1600 से 1800 या 1700 या 1500 किलो कैलोरी की डाइट सफिशिएंट है आपके लिए। बट ध्यान रहे कि 1400 किलो कैलोरी से नीचे आपकी डाइट नहीं जानी चाहिए फॉर मेल्स, और 1200 किलो कैलोरी से नीचे फॉर फीमेल्स नहीं जानी चाहिए, बिकॉज वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो ये सब था नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के बारे में। तो वेट लॉस डाइट्स, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि कुछ वेट लॉस डाइट्स क्या हैं। तो जो ग्लोबली एक ट्रेंड चल रहा है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, वन इज मेडिटेरेनियन डाइट और दूसरी कीटोजेनिक डाइट। पूरा यूरोप वाउचेस फॉर कीटोजेनिक डाइट, और इंडिया में भी अब लोग इतना इसको फॉलो करने लगे हैं। मैं एशियन इंडियन कट ऑफ्स की बात करूँ तो जनरली जो हम लोगों का फ्रेम होता है वो मीडियम फ्रेम या स्मॉल फ्रेम के ही लोग होते हैं, एशियंस स्पेसिफिकली। अनलाइक यूरोपियंस जिनका लार्ज फ्रेम होता है, जिनकी बॉडी का लार्ज फ्रेम होता है, तो जो उनकी गाइडलाइंस हैं वो हम पर लागू नहीं होती। तो हम अगर उसको फॉलो करना चाहेंगे या कोशिश करेंगे, उनके पीछे भागेंगे, तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उल्टा वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने क्लाइमेट को देखते हुए, अपने बॉडी के फ्रेम को देखते हुए, अपना टाइप ऑफ वर्क देखते हुए आप अपना मेनू प्लान करें कि आपको थ्रू आउट द डे क्या खाना है। तो मेडिटेरेनियन डाइट, इसके लिए मैं खुद बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, बिकॉज इसका नाम तो मेडिटेरेनियन डाइट दे दिया है, लेकिन हमारा इंडिया भी मोस्टली जो आप अगर रूरल मतलब इंडिया देखेंगे वहाँ पर भी यही डाइट फॉलो होती है। तो मेडिटेरेनियन डाइट इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली होल ग्रेन्स। चपाती खानी है, रोटी खानी है, कुछ भी खाना है तो होल ग्रेन ही होगा। जैसे जिन रीजन्स में ज्वार खाया जाता है वहाँ ज्वार भाकरी, बाजरा, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, होल ग्रेन्स, रागी की रोटी कर्नाटका में खाई जाती है। तो ये सब होल ग्रेन्स हैं। अगर आप इसकी चपाती, इसका ब्रेड बना के खाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड दैट इज गुड। सो बेसिकली मेडिटेरेनियन डाइट इज फुल ऑफ होल ग्रेन्स, लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो दिन में 2-3 बार किसी न किसी चीज़ में या रेसिपी में डल के बनाए जाते हैं। देन लेग्यूम्स, जितने आपके लेंटिल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी सीजनल हैं, होल ग्रेन। सो बेसिकली मेडिटेरेनियन डाइट इन सब चीज़ों पर बेस्ड होती है। सेकेंड आती है कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट को मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ, हालांकि अभी इसी डाइट का ट्रेंड है कि वेट लॉस अचीव करना है तो कीटोजेनिक डाइट ही फॉलो करें। ये डाइट होती है लो कार्ब, इसमें कार्ब ऑलमोस्ट नील होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल फोकस नहीं होता, एंड हाई फैट डाइट। वो इसलिए लो कार्ब और हाई फैट क्योंकि ये वाला जो फैट है ये हेल्दी फैट, वो लोग कहते हैं कि हेल्दी फैट्स, मूफा पूफा, उसमें SFA कम होता है तो बॉडी फैट को बर्न करेगी। हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली जब एक्सेस हो जाता है डाइट में लेने की वजह से तो वो बॉडी में, लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगर ग्लाइकोजन रिजर्व फुल हो गया तो एक्सेस जो और बच गया वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दे आर टोटली अगेंस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। I will not recommend going against carbohydrates. Carbohydrate is the major part of your meal and it should be there. आपको खाना ही है, बस कोशिश कीजिए कि उसका पोर्शन साइज आप अपने हिसाब से लें, और दूसरा कि वो उसकी जो क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, जिसका छिलका उतरा हुआ ना हो। अगर आप वो इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में तो बेसिकली मेडिटेरेनियन डाइट आपको फॉलो करनी है। बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस लेकर आना है, इसकी कोशिश करनी है। दिन भर में थोड़ा सा एक्टिव होना है, टेक आउट टाइम फॉर एक्सरसाइज, थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। मैं स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज करने की बात नहीं कर रही हूँ, आप सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करें। सुबह नहीं टाइम मैनेज कर सकते तो आप शाम को कीजिए, जब भी आपके पास टाइम है। बस ध्यान रहे पेट उस टाइम खाली होना चाहिए। अगर 100% एम्प्टी नहीं है तो एटलीस्ट आपका 70% एम्प्टी होना चाहिए। तो जब भी आप अपनी नेक्स्ट मील लेने जा रहे हैं उससे पहले आप अपनी वॉक कर सकते हैं।
सो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसी जो छोटी बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं उन बातों का ध्यान रखेंगे, वेट लॉस जर्नी में गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। जो भी एशियन इंडियन गाइडलाइंस हैं अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे ध्यान से, जो मैंने आज यहाँ शेयर की, आप दोबारा से मेरी इस वीडियो को कभी आप चेक कीजिए तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या लिखा है। अगर आप उस पर गौर डालेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप खुद ही कैलकुलेशन अपने लिए कर सकते हैं। आपको अपने वेट पता है, केजी के अनुसार आप कितनी किलो कैलोरीज आपको पर डे में लेनी है, आप वो कर सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स और कैलकुलेशंस मैंने यहाँ बता दी। फैट कितना होना चाहिए, फ्लूइड इंटेक यानी वाटर का इंटेक पर डे में कितना होना चाहिए, तो ये सारी बातें हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वेट लॉस जर्नी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आपको महसूस भी नहीं होगा। इनिशियली जब आप जर्नी स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि हंगर पैंग्स हो, और ये भी हो सकता है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आएगा, क्योंकि शरीर को जितना खाने की आदत है आपने उसको कट डाउन कर लिया। इसलिए मैं कहती हूँ स्ट्रेट अवे बिल्कुल कट डाउन मत कीजिए, धीरे धीरे कैलोरीज घटाना शुरू कीजिए। अगर आप धीरे धीरे कैलोरीज को कम करना शुरू करेंगे और साथ ही अपना सेडेंट्री बिहेवियर को थोड़ा सा एक्टिव बनाएंगे, अगर आप फिजिकली एक्टिव होने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा, बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो वेट लॉस आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये था कि अपने वेट को कैसे मैनेज करें और उसको कैसे सस्टेन करें, कौन सी गाइडलाइंस आपके लिए सेफ हैं, और क्रैश डाइट्स ना कीजिए क्योंकि उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।